कहानी के शुरू में ठंड से जमी हुई एक रात में बर्फ पर किसी अजनबी के कदम धीरे धीरे एक रोशनी से जगमगाते घर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही घर का मालिक उस अजनबी को देखता है वो तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। वो अपना डंडा उठाता है और पीछे मुड़ता है, मगर तभी उसे वो अजनबी अपने ठीक पीछे खड़ा दिखाई देता है। घबराकर वो उसके चेहरे पर जोरदार वार कर देता है, लेकिन इस हमले से वो अजीब प्राणी बुरी तरह गुस्से में आ जाता है। वो आदमी को हवा में उठा लेता है और पूरी ताकत से उसे जमी हुई झील में फेंक देता है। इसके बाद वो उसकी शक्ल और शरीर अपना लेता है ताकि उसकी पहचान में रहकर अपना मिशन पूरा कर सके। अब वो हैरी नाम के आदमी के रूप में रहने लगता है ताकि धरती पर अपना काम आसानी से कर सके। लेकिन उससे पहले हैरी के साथ एक बड़ी मुसीबत हो चुकी होती है। एक भयानक तूफान में उसका अंतरिक्ष यान बिजली की चपेट में आ जाता है। उसके यान के सबसे जरूरी हिस्से उड़कर अलग हो जाते हैं। मजबूर होकर उसे बर्फ से ढके इलाके में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। अगले कई दिनों तक वो उन्हीं बर्फीले पहाड़ों में अपने यान के खोए हुए हिस्सों को ढूंढता रहता है। अपनी असली पहचान छिपाने के लिए वो इंसानों की भाषा और आदतों को ध्यान से सीखता है, लेकिन उसकी ये शांत जिंदगी ज्यादा देर तक नहीं चलती। शहर के डॉक्टर सैम की अचानक रहस्यमय मौत हो जाती है। संयोग से जिस इंसान की पहचान हैरी ने अपनाई होती है वो मेडिकल की पढ़ाई कर चुका होता है। इसलिए शेरिफ माइक उसके पास आता है और उससे कुछ समय के लिए शहर का डॉक्टर बनने की गुजारिश करता है। हालांकि हैरी पहले कभी इस शहर में नहीं आया होता, फिर भी वो तुरंत हाँ कर देता है। लेकिन असल समस्या ये होती है कि उसे डॉक्टरों वाला कोई अनुभव नहीं होता। इसी वजह से वो सो रही नर्स अस्टा को देखकर उसे मरा हुआ समझ लेता है। फिर उसकी नजर पास में पड़ी डॉक्टर की लाश पर जाती है। वो उसके करीब जाता है और अपनी सूंघने की ताकत से मौत का समय पता लगाने की कोशिश करता है। उसकी ये हरकत लोगों के शक को और बढ़ा देती है। तभी हैरी एक और हैरान कर देने वाली बात कहता है। वो कहता है कि डॉक्टर की मौत खुद उसकी वजह से हुई है। माइक उससे वजह पूछता है। इस पर हैरी कहता है कि वो कोई डॉक्टर नहीं है, इसलिए उसे कैसे पता हो सकता है। उसकी बात सुनकर सब लोग उसे बेवकूफ समझने लगते हैं जो बिना सोचे समझे बातें कर रहा है। तभी मेयर बेन उसके पीछे भागता है और उससे ठीक से मौत की वजह पता लगाने के लिए कहता है। मजबूर होकर हैरी वहीं रुक जाता है और मामले की जांच ध्यान से करने लगता है। उसी दौरान वहां से एक छोटा लड़का गुजरता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उस लड़के के पास ऐसा दुर्लभ जीन होता है जिसकी वजह से वो हैरी का असली एलियन रूप देख सकता है। दुनिया में लाखों लोगों में मुश्किल से किसी एक के पास ऐसा जीन होता है, मगर 1000 से भी कम आबादी वाले इस छोटे से शहर में ऐसा इंसान मौजूद होता है। हैरी को लगने लगता है कि उसका मिशन उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह होती है कि नर्स अस्टा लगातार उसके पीछे पीछे घूमती रहती है और उसे लाश की जांच करते हुए देखती रहती है। इसलिए हैरी को पोस्टमार्टम करते हुए साथ औजारों को इस्तेमाल करना भी सीखना पड़ता है। इतना ही नहीं, उसका व्यवहार किसी मेडिकल छात्र जैसा बिल्कुल नहीं होता। वो बार बार लाश के अंगों के साथ खेलता रहता है। उसकी यह हरकत एस्टा को और यकीन दिलाती है कि हैरी बहुत अजीब इंसान है। लेकिन कुछ देर बाद हैरी मौत की असली वजह पता लगा लेता है। डॉक्टर की मौत ट्रैकियोस्टोमी करने के दौरान हुई होती है। हैरी को शक होता है कि किसी ने डॉक्टर को जहर दिया था, जिसकी वजह से उसे ये प्रक्रिया करनी पड़ी। पता नहीं क्यों एस्टा को हैरी के साथ एक अजीब सा अपनापन महसूस होने लगता है। पोस्टमार्टम खत्म होने के बाद वो हैरी को बार में चलने का न्योता देती है। हैरी नहीं चाहता कि लोग उसे अजीब समझें, इसलिए वो मजबूरी में उसके साथ चला जाता है। वहाँ वो पहली बार व्हिस्की का स्वाद चखता है और उसे उसका स्वाद बेहद पसंद आता है। अस्टा खुशी से मुस्कुराती है जबकि हैरी नशे में झूम कर डांस करने लगता है। इससे उसे इंसानी समाज में घुलने मिलने में काफी मदद मिलती है। उसे लगता है कि उसने लगभग पूरे शहर को बेवकूफ बना दिया है। लेकिन एक परेशानी अभी भी बाकी होती है। वो छोटा लड़का नशे की हालत में हैरी फैसला करता है कि उसे उस लड़के से छुटकारा पाना होगा। लेकिन जैसे ही वो उसके कमरे में घुसता है लड़का जाग जाता है। मैक्स डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे उसके माता पिता का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। हैरानी की बात ये होती है कि मैक्स का पिता और कोई नहीं बल्कि मेयर होता है। लेकिन वो लोग एलियंस पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि उनका बेटा सिर्फ कोई बुरा सपना देख रहा है, इसलिए वो मैक्स को अपने साथ ले जाते हैं। उधर हैरी बिस्तर के नीचे छिपा होता है और बाहर जाते हुए मैक्स को बीच वाली उंगली दिखाता है। अगली सुबह पिछली रात के नशे की वजह से उसकी तबीयत खराब रहती है, लेकिन इसके बावजूद उसे काम पर जाना पड़ता है। मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। उसे अस्टा का कुछ सामान उठाने में भी मदद करनी पड़ती है। तभी अचानक एक आदमी उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये आदमी अस्टा का पूर्व पति होता है। जैसे ही उसकी मुलाकात हैरी से होती है वो अपनी कमर से बंदूक निकालकर उसे डराने और भगाने की कोशिश करता है। किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए हैरी बिना कुछ कहे वापस मुड़ता है और वहां से गाड़ी लेकर चला जाता है। लेकिन जितना ज्यादा हैरी इस बारे में सोचता है उतना ही ज्यादा उसका गुस्सा बढ़ता जाता है। इसलिए वो वापस एस्टा के घर लौट आता है। वहां पहुंचते ही वो देखता है कि एस्टा का पूर्व पति उसके साथ मारपीट कर रहा है। ये देखकर हैरी फैसला करता है कि अब उसे सबक सिखाना ही होगा। वो आस्टा के पूर्व पति को बुरी तरह दबोच लेता है। अगर आस्टा समय रहते बीच में न आती तो शायद हैरी उसी वक्त उसका गला घोंट कर उसे मार डालता।
हालांकि इस घटना के बाद एस्टा का पूर्व पति दोबारा उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करता। एस्टा को हैरी की अजीब ताकतों पर थोड़ा शक जरूर होता है, लेकिन वो इस बारे में ज्यादा पड़ताल नहीं करती। इसके बजाय वो उसके साथ पहाड़ों पर घूमने और खूबसूरत नजारों का मजा लेने चली जाती है। अगले कुछ दिनों तक हैरी हमेशा की तरह डॉक्टर का काम करता रहता है। एक दिन उसके पास एक खास मेहमान आता है, मैक्स। इतना अच्छा मौका देखकर हैरी सोचता है कि अब वो इस लड़के से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकता है, लेकिन मैक्स तुरंत खिड़की से कूदकर भाग निकलता है। भागने के बाद वो पार्क की एक बेंच के नीचे छिप जाता है और लगातार अपने माता पिता को एलियंस के बारे में बताता रहता है। लेकिन उसकी माँ को लगता है कि उसका बेटा मानसिक रूप से बीमार हो गया है, इसलिए बेन फैसला करता है कि वो उस दिन खुद अपने बेटे का ध्यान रखेगा। लेकिन जब मैक्स की मुलाकात शेरिफ माइक से होती है तो वो फिर से एलियंस की बात छेड़ देता है। इतना ही नहीं, वो माइक से हैरी को गिरफ्तार करने की भी मांग करता है। खुशकिस्मती से बेन समय रहते बात संभाल लेता है। उधर हैरी डॉक्टर की भूमिका निभाता रहता है, लेकिन उसके काम करने का तरीका बिल्कुल भरोसेमंद नहीं लगता। वो मरीजों की बीमारी का पता मौके पर इंटरनेट पर खोज कर लगाता है। इतना ही नहीं, दूसरे मरीजों की जांच के दौरान भी हैरी कई अटपटी और अजीब बातें करता रहता है। उसकी हरकतों की वजह से एस्टा पूरी सुबह हैरानी में डूबी रहती है। लेकिन दोपहर के समय हैरी की बारी आती है चौंकने की। वो सड़कों पर अपनी एलियन शक्ल वाली कई तस्वीरें और चित्र देखता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये सब मैक्स की करतूत है। हैरी फैसला कर लेता है कि उसे जल्द से जल्द उस लड़के से निपटना होगा, वरना उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अगर उसने ऐसा किया तो वो खुद बड़ी मुसीबत में फंस सकता है, इसलिए फिलहाल वो कोई कदम नहीं उठाता। इसके बाद हैरी फिर से अपनी रोजमर्रा की डॉक्टर वाली जिंदगी में लौट जाता है। हालांकि वो मरीजों की जांच कर रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में हर वक्त मैक्स से छुटकारा पाने के तरीके ही घूमते रहते हैं। तभी अचानक मरे हुए डॉक्टर की पत्नी वहां आ पहुंचती है। उसे पता चल चुका होता है कि उसके पति को जहर देकर मारा गया था। वो हैरी से गुजारिश करती है कि उसे उसके पति के ऑफिस का सारा फर्नीचर ले जाने की इजाजत दे दी जाए, लेकिन हैरी को यह बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं लगती। तभी वो देखता है कि एस्टा माइक को ढूंढ रही है और दोनों किसी बात पर बहस करने लगते हैं। ये सब देखकर हैरी को लगता है कि इंसान कितने दयनीय हैं, जो अपनी भावनाओं के हाथों नियंत्रित होते रहते हैं। उसके मुताबिक अगर खाने का इंतजाम हो तो वो हमेशा खुश रह सकता है, लेकिन जब से वो इंसानी रूप में आया है उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन रहने लगा है। उसे शक होने लगता है कि शायद इंसानी भावनाएं उसे भी प्रभावित करने लगी हैं। लेकिन फिलहाल उसे बार की मालिक महिला के साथ मुलाकात पर जाना होता है। दोनों की मुलाकात बॉलिंग एली में तय होती है। हालांकि हैरी वहां नहीं जाना चाहता, लेकिन वो किसी का शक भी नहीं जगाना चाहता। फिर भी इस मुलाकात से उसे एक जरूरी जानकारी मिल जाती है। उसे पता चलता है कि पहाड़ों पर जमी बर्फ कम से कम 1 हफ्ते बाद पिघलेगी। इसका मतलब था कि उसे अपने यान के मुख्य हिस्से जल्द से जल्द ढूंढने होंगे, वरना कोई और उन्हें पा सकता है। यही सोचकर वो जल्दी से बॉलिंग एली छोड़ देता है। अगले कई दिनों तक वो रोज क्लिनिक जाने से पहले पहाड़ों पर जाकर उन हिस्सों की तलाश करता रहता है। उसके सीधे और बेबाक बोलने के तरीके की वजह से कई मरीज उसकी तारीफ भी करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हैरी की नजर दोबारा मैक्स पर पड़ती है, उसका चेहरा तुरंत सख्त हो जाता है, क्योंकि पिछली रात वो चुपके से मैक्स की साइकिल की ब्रेक केबल काट चुका होता है। हैरी चाहता है कि उस ढलान का इस्तेमाल करके मैक्स को मौत के मुंह में धकेल दे, लेकिन असलियत में मैक्स को सिर्फ मामूली चोट लगती है। इससे हैरी का सारा प्लान बेकार हो जाता है। गुस्से में भरा हैरी लड़के का घाव सिलने लगता है। वो उसे बेहोशी की दवा तक नहीं देता और सीधे टांके लगाने शुरू कर देता है। लेकिन मैक्स भी कम जिद्दी नहीं होता। वो ताना मारते हुए कहता है कि हैरी ने शायद खाना नहीं खाया, इसलिए उसके हाथों में ताकत नहीं है। वो तो यहाँ तक कह देता है कि कुछ और टांके लगा दो ताकि घाव और मजबूत हो जाए। इस तरह एक बड़ा आदमी और एक छोटा लड़का बिना कुछ कहे एक दूसरे को चुनौती देते रहते हैं। आखिरकार इस मुकाबले में फिर से मैक्स की जीत होती है। लेकिन इंसानों के बीच रहते रहते हैरी के अंदर भी धीरे धीरे भावनाएं पैदा होने लगती हैं। हालांकि वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए वो अपना ज्यादा समय यान के खोए हुए हिस्सों को ढूंढने में लगाने लगता है। काफी मेहनत के बाद आखिरकार उसे बर्फ के नीचे अपने अंतरिक्ष यान का एक टुकड़ा मिल जाता है। इसके बाद उसे एक एक करके और भी हिस्से मिलने लगते हैं। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसका यान कहीं पास ही मौजूद है। लेकिन हैरी की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अचानक पहाड़ों पर बर्फ का बड़ा तूफान आ जाता है और हिमस्खलन शुरू हो जाता है। एक ही पल में उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। जिस रास्ते से वो खोजबीन कर रहा था वो पूरी तरह बर्फ के नीचे दब जाता है। ये देखकर हैरी बुरी तरह निराश हो जाता है। कुछ समय बाद मैक्स की माँ केट हैरी से मिलने आती है। वो चाहती है कि हैरी उसके बेटे का इलाज करे, क्योंकि वो मैक्स की एलियंस वाली बातों और अजीब चित्रों से तंग आ चुकी होती है। लेकिन हैरी केट से कहता है कि शायद उसे अपने बेटे पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए या फिर पूरे परिवार को यह शहर छोड़ देना चाहिए। जाहिर है केट को ऐसा जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन हैरी उसकी बात को नजरअंदाज करके उसे सीधे जाने के लिए कह देता है। निराश होकर केट वहां से चली जाती है। अब हैरी को पता चल जाता है कि मैक्स के माता पिता भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। ये सोचकर उसे थोड़ी राहत मिलती है। इसके बाद वो मैक्स को ढूंढता है और उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन धरती की भाषा में
उसकी पकड़ अभी भी कमजोर होती है। नतीजा ये निकलता है कि मैक्स ही उसका मजाक उड़ा देता है और एक बार फिर मैक्स जीत जाता है। लेकिन तभी हैरी के साथ इससे भी बड़ी मुसीबत हो जाती है। जैसे ही वो क्लिनिक पहुंचता है उसे पता चलता है कि झील से एक लाश का हिस्सा बरामद हुआ है। ये सुनते ही हैरी के होश उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि कहीं उसका किया हुआ कत्ल सबके सामने न आ गया हो। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो पूरी लाश नहीं बल्कि सिर्फ एक कटी हुई टांग है। किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि वो टांग किसकी है। इसलिए शेरिफ माइक फैसला करता है कि उसे डीएनए जांच के लिए भेजा जाए। ये सुनकर हैरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगर जांच में पता चल गया कि ये उसी घर के मालिक की टांग है जिसे उसने मारा था तो उसकी पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। कुछ देर बाद डिप्टी शेरिफ लिव बताती है कि जीन रिकॉर्ड में सिर्फ छोटे बच्चों का डेटा मौजूद नहीं है। ये सुनते ही हैरी तुरंत वो टांग चुरा लेता है। फिर वो उसकी तुलना अपने बदले हुए पैरों से करता है। तभी उसे यकीन हो जाता है कि ये सचमुच उसी आदमी की टांग है जिसकी पहचान उसने अपनाई हुई है। लेकिन उसी समय माइक अचानक वहां आ जाता है और उससे टांग वापस मांगता है। बात करते करते दोनों के बीच महिलाओं और पुरुषों को लेकर बहस भी शुरू हो जाती है। हैरी कहता है कि कातिल कोई महिला भी हो सकती है। जब माइक कातिल के लिए वो जैसा सामान्य शब्द इस्तेमाल करता है तो हैरी समझता है कि शायद माइक को कातिल के लिंग के बारे में कोई सुराग मिल गया है। तब माइक उसे समझाता है कि उसका मतलब सिर्फ इतना है कि कातिल पुरुष भी हो सकता है और महिला भी। वो ये भी कहता है कि हर छोटी छोटी बात में गलती ढूंढना बेकार है। साथ ही वो हैरी से कहता है कि जल्दी से त्वचा का नमूना लेकर जांच पूरी करे। हैरी का तेज दिमाग तुरंत एक योजना बना लेता है। वो तय करता है कि उसे ऐसे बच्चे का नमूना लेना चाहिए जिसका रिकॉर्ड अभी जीन बैंक में मौजूद न हो। इसी वजह से जब एक महिला अपने बच्चे को जांच के लिए लाती है तो हैरी अचानक खतना कराने की सलाह देने लगता है। अगर एस्टा समय रहते बात न संभालती तो शायद हैरी की वहीं पिटाई हो जाती। आखिरकार वो एक सर्जरी के दौरान नमूना हासिल करने में सफल हो जाता है और इसी की बदौलत वो अपनी पहचान उजागर होने के खतरे से बच जाता है। लेकिन जब हैरी अपने ठिकाने पर लौटता है तो वो देखता है कि माइक अपनी टीम के साथ झील में खोजबीन कर रहा है। ये देखकर हैरी का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो लगातार वॉकी टॉकी पर आने वाली खबरें सुनता रहता है। धीरे धीरे वो इंसानी भावनाओं के असर में आने लगता है। डर और बेचैनी जैसी भावनाएं जिन्हें उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था अब उसे अंदर से झकझोरने लगती हैं। तभी अचानक एक कुत्ते के भौंकने की आवाज उसे चौंका देती है। वो तुरंत पीछे मुड़कर देखता है और हैरानी की बात ये होती है कि इसी वजह से उसे सबसे पहले वो लाश मिल जाती है जिसे सब लोग ढूंढ रहे होते हैं। मौका देखते ही हैरी बिना देर किए उस लाश को अपने घर ले जाता है और छिपा देता है। लेकिन तभी एक ऐसी घटना होती है जिसकी हैरी बिल्कुल उम्मीद नहीं करता। अचानक एस्टा और डार्सी उसके घर के अंदर आ जाते हैं। उन्हें देखते ही हैरी के होश उड़ जाते हैं। असल में दोनों झील के किनारे टहल रही होती हैं और रास्ते में बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए वहां रुक जाती हैं। दूसरी तरफ मैक्स की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं होती क्योंकि वो लगातार एलियंस की कहानियां सुनाता रहता है। इसलिए स्कूल के सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन तभी सैरा नाम की एक मुस्लिम लड़की उससे बात करने आती है। आखिर दोनों ही ऐसे बच्चे होते हैं जो खुद को दूसरों से अलग और अकेला महसूस करते हैं। उधर केट हैरी की सलाह मानकर अपने बेटे के प्रति चिंता दिखाने के लिए स्कूल पहुंचती है। लेकिन उसका ये कदम उल्टा पड़ जाता है। मैक्स के दोस्त उसका पहले से भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं। बाद में मैक्स सैरा को हैरी नाम के उस एलियन को दिखाने ले जाता है। समय के साथ हैरी धीरे धीरे धरती की जिंदगी में ढलने लगता है। यहाँ तक कि वो सोचने लगता है कि अगर उसे अपने यान का मुख्य हिस्सा मिल भी गया तो शायद वो अपना मिशन पूरा ही न करना चाहे, क्योंकि हैरी का असली मिशन बहुत भयानक होता है। उसे पूरी मानव जाति को खत्म करना होता है और अगर उसके यान का वो मुख्य हिस्सा सक्रिय हो गया तो वो पल भर में धरती के सभी इंसानों का सफाया कर सकता है। उस रात हैरी एक अजीब सपना देखता है। वो अपने एलियन रूप में लोगों से भरी एक जगह पर पहुंचता है। लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत कोई उससे डरता नहीं है, बल्कि सब लोग उसका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। उसकी एक पत्नी होती है और बच्चे भी होते हैं। हालांकि वे सभी इंसान नहीं बल्कि एलियन होते हैं। फिर हैरी एक पैकेट खोलता है। अचानक उसमें से नीली रोशनी निकलती है। उस रोशनी की चपेट में आने वाला हर जीव धूल बनकर उड़ जाता है। सिर्फ एक प्यारा सा कुत्ता बच जाता है। ये डरावना दृश्य देखकर हैरी झटके से नींद से जाग जाता है। फिर उसे राहत मिलती है कि वो सब सिर्फ एक सपना था। उधर शेरिफ माइक लगातार हैरी के घर के आसपास झील में खोजबीन करता रहता है। हैरी समझ जाता है कि अगर पुलिस को जल्द नहीं रोका गया तो वो कभी भी उसकी छिपाई हुई लाश तक पहुंच सकती है और अगर ऐसा हुआ तो पहाड़ों पर जाकर यान का मुख्य हिस्सा ढूंढने की उसकी योजना हमेशा के लिए रुक सकती है। एक सुबह नाश्ता करते हुए हैरी इसी समस्या का हल सोच रहा होता है। तभी मेयर बेन अचानक उससे मिलने आ जाता है। वो चाहता है कि हैरी और मैक्स की मुलाकात करवाई जाए ताकि दोनों के बीच चल रहा विवाद खत्म हो सके। हैरी इस प्रस्ताव को मना नहीं कर पाता, इसलिए वो पास में रहने वाली एस्टा को भी साथ आने का न्योता देता है। लेकिन एस्टा बताती है कि वो बहुत व्यस्त है। दरअसल कुछ समय पहले उसे डॉक्टर सैम की दराज में एक दवाई की पर्ची मिली थी और वही दवाई हाल ही में हुई एक पार्टी में भी दिखाई दी थी। सबसे अजीब बात ये थी कि वो पर्ची डॉक्टर सैम की मौत के बाद लिखी गई थी। यही वजह थी कि एस्टा इस मामले की जांच करना चाहती थी। हालांकि वो अपनी करीबी दोस्त डार्सी को हैरी के साथ भेज देती है। उधर बेन अपने बेटे मैक्स को इस मुलाकात के बारे में बताता है। सुनते ही मैक्स बुरी तरह घबरा जाता है, लेकिन सैरा से बात करने के बाद उसका विचार बदल जाता है। दोनों सोचते हैं कि शायद इसी बहाने उन्हें हैरी के घर के अंदर जाने का मौका मिल जाए और वे उसकी सच्चाई का पता लगा सकें। शाम होते ही मैक्स अपने माता पिता के साथ हैरी से मिलने पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही वो जानबूझकर हैरी को गले लगा लेता है। असल में वो मौका देखकर उसकी जेब टटोलना चाहता होता है, लेकिन उसे वहां कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए बाहर इंतजार कर रही सैरा चुपके से हैरी की गाड़ी में घुस जाती है। कुछ देर तलाश करने के बाद उसे चाबी मिल जाती है। वो तुरंत भागकर उसकी नकल चाबी बनवाने निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में माइक उसे
उसे रोक देता है। उधर मैक्स भी हैरी के घर में ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करता है। हालत यहाँ तक पहुंच जाती है कि उसकी माँ को वहीं बैठे बैठे नींद आने लगती है, लेकिन इसी वजह से सैरा को पर्याप्त समय मिल जाता है। वो वापस आकर चाबी उसी जगह रख देती है जहाँ से उसने उठाई थी। हालांकि हैरी को थोड़ा शक जरूर होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिर गड़बड़ कहाँ हुई है। अगले दिन हैरी हमेशा की तरह क्लिनिक पहुंच जाता है। वहाँ एस्टा उससे अपनी दादी की तबीयत देखने के लिए कहती है, क्योंकि अब उनकी हालत ऐसी हो चुकी होती है कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती। इसलिए हैरी को खुद उनके घर जाना पड़ता है। रास्ते में उनकी मुलाकात एक अफ्रीकी आदमी से होती है। हैरी उससे बड़े उत्साह से बातें करने लगता है, लेकिन उसे बिल्कुल पता नहीं होता कि ये आदमी दरअसल एलियंस की तलाश में लगा एक सैन्य जांच करता है। असल में हैरी के अंतरिक्ष यान का एक हिस्सा इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। इसी वजह से सेना की नजर इस मामले पर पड़ चुकी होती है और उन्होंने डेविड और लाइजा को जांच के लिए भेजा होता है। कुछ देर बाद हैरी एस्टा की दादी के घर पहुंचता है। वहां उसका स्वागत एक बड़े और खुशहाल परिवार द्वारा किया जाता है। पहली बार हैरी इंसानों के रिश्तों और आपसी जुड़ाव की ताकत को करीब से महसूस करता है। इतना ही नहीं, एस्टा की दादी तो खुलकर उसे अपनी पोती के लिए पसंद भी करने लगती हैं और बार बार दोनों को करीब लाने की कोशिश करती रहती हैं। उधर मैक्स और सैरा चुराई हुई चाबी की मदद से हैरी के घर में घुस जाते हैं। उन्हें अंतरिक्ष यान के कई हिस्से मिलते हैं, यहाँ तक कि कुछ हिस्सों की मदद से सेब हवा में तैरने लगते हैं। ये नजारा देखकर दोनों दंग रह जाते हैं। लेकिन जैसे ही सैरा उस तैरते हुए सेब को छूने की कोशिश करती है, अचानक जोरदार धमाका हो जाता है। जब हैरी घर लौटता है तो वो दोनों बच्चों को बेहोश पड़ा देखता है। इसके बाद हैरी जल्दी जल्दी मैक्स और सैरा को उनके घर छोड़कर वापस लौटता है। बेन और उसकी पत्नी मैक्स को साथ लेकर क्लिनिक आते हैं ताकि वो हैरी से माफी मांग सके। लेकिन इसी दौरान हैरी को पता चल जाता है कि मैक्स ने चुपके से उसके घर की चाबी की नकल बनवा ली थी। मैक्स ये भी दावा करता है कि उसे हैरी का सबसे बड़ा राज पता चल चुका है। पिछले कई दिनों से इंसानों को देखते समझते हुए हैरी एक बात सीख चुका होता है। उसे पता चल जाता है कि बेन और उसकी पत्नी अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो इसी प्यार को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करने का फैसला करता है। हैरी 4 आदमियों की तस्वीरें निकालता है। उनमें उस आदमी की तस्वीर भी होती है जिसकी पहचान वो अपनाए हुए है। फिर वो मैक्स से कहता है कि उन तस्वीरों में से उसे पहचान कर दिखाए, लेकिन मैक्स ने हैरी को हमेशा उसके एलियन रूप में ही देखा होता है, इसलिए वो गलत तस्वीर चुन लेता है। बस यही मौका हैरी चाहता था। वो तुरंत घोषणा कर देता है कि मैक्स मानसिक बीमारी का शिकार है और उसके माता पिता को उसे एक विशेष स्कूल में भेज देना चाहिए। वो स्कूल बहुत दूर और सुनसान इलाके में स्थित होता है। इस बार हैरी पूरी तरह मैक्स पर भारी पड़ जाता है। उधर मैक्स अपने माता पिता की बातचीत सुन लेता है। उसे पता चल जाता है कि वे उसे कहीं दूर भेजने की योजना बना रहे हैं। ये जानकर वो हैरी से बात करने का फैसला करता है। सैरा भी उसके साथ चली जाती है। हालांकि उनकी बातचीत थोड़ी अजीब होती है। शुरुआत में वे मैक्स को माफ करने की बात करते हैं, लेकिन कुछ ही देर में बात इस पर पहुंच जाती है कि अगर मैक्स मर जाए तो उसकी राख का क्या किया जाएगा। फिर भी आखिरकार नतीजा अच्छा निकलता है। दोनों पक्ष एक समझौते पर पहुंच जाते हैं। हैरी साबित करेगा कि मैक्स बीमार नहीं है और बदले में मैक्स एलियंस वाली कहानियां फैलाना बंद कर देगा। उस पल हैरी को लगता है कि उसे पहली बार सच्ची दोस्ती मिली है। लेकिन इसी बीच बेन हैरी को एक और खबर देता है। शहर का नया डॉक्टर ईथन आ चुका होता है। अब अस्थायी डॉक्टर के रूप में हैरी की जरूरत नहीं रह गई थी। ये सुनते ही पूरे शहर के लोग ईथन के आसपास जमा हो जाते हैं। सब लोग उसका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। ये बात हैरी को अंदर तक चुभने लगती है। इसके बाद वो हर जगह ईथन से टकराने लगता है, यहाँ तक कि वो मेयर बेन से भी नाराज रहने लगता है, क्योंकि बेन ईथन के काफी करीब दिखाई देता है। असल में हैरी खुद भी नहीं समझ पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे तो अपनी आजादी वापस मिल चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो अंदर से बेहद दुखी महसूस करता है। उधर सैन्य जांचकर्ता डेविड और लाइजा को एक बड़ी सफलता मिलती है। उन्हें हैरी का छिपा हुआ अंतरिक्ष यान मिल जाता है, जिसे सेना पहले ही अपने गुप्त अड्डे पर ले जा चुकी होती है। वहाँ एक जनरल खुद उस यान का निरीक्षण करती है। उसे याद आता है कि 50 साल पहले तूफानी रात में उसने इसी यान को देखा था और उसकी तस्वीरें भी ली थी। अब जब वो यान को छूती है तो उसे एक अजीब सा एहसास होता है। हालांकि अभी तक कोई भी उस यान को खोल नहीं पाया होता। उधर एस्टा को ईथन से एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। उसे एहसास होता है कि शायद मैक्स कभी बीमार था ही नहीं। यहीं से उसे हैरी पर शक होने लगता है। बेशक हैरी को अभी इस बात की कोई खबर नहीं होती। वो लगातार परेशान हो रहा होता है क्योंकि उसे यान का मुख्य हिस्सा नहीं मिल रहा था। बेचैनी कम करने के लिए वो नींद की गोलियों का सहारा लेने लगता है। लेकिन एक रात बेहोशी जैसी नींद में उसे अजीब सपना आता है। वो सपने में उस असली हैरी को देखता है जिसकी पहचान उसने चुराई थी। सपने में वो हैरी उसकी मौत का मजाक उड़ा रहा होता है। इससे हैरी का मानसिक दबाव और बढ़ जाता है। बेबस होकर वो अपने तकिए को सीने से लगाकर पड़ा रहता है। उधर मैक्स की हालत भी खराब होती जा रही थी, क्योंकि अब हैरी डॉक्टर नहीं रहा था और ईथन उसे उस दूर वाले विशेष स्कूल में भेजने की तैयारी कर चुका था। मजबूर होकर मैक्स फिर से हैरी की मदद लेने का फैसला करता है, लेकिन दूसरी तरफ हैरी खुद भी उलझन में होता है। वो इंसानों के बीच घुलना मिलना चाहता है, मगर उसे समझ नहीं आता कि ये कैसे करे। इसी दौरान एस्टा और डार्सी को पता चलता है कि हैरी पूरा दिन गेम रूम में अकेला बैठा रहता है। वे दोनों उसे इस हालत में नहीं देखना चाहती, इसलिए वे उसे बाहर खाने के लिए एक रेस्टोरेंट ले जाती हैं। वहाँ हैरी की नजर एक ऑक्टोपस पर पड़ती है और हैरानी की बात ये होती है कि वो उसे अपनी प्रजाति का रिश्तेदार समझता है। उसी दौरान उसे एक बेहद अहम बात समझ आती है। उसे एहसास होता है कि मैक्स उसकी मदद कर सकता है। मैक्स की खास क्षमता की वजह से
से वो एलियन तकनीक से निकलने वाली रोशनी देख सकता था। इसलिए हैरी तुरंत मैक्स के घर पहुंच जाता है। मैक्स की बातों से उसे यकीन हो जाता है कि लड़का सच कह रहा है। दोनों फिर से एक नया समझौता करते हैं। हैरी मैक्स को शहर में रहने में मदद करेगा और बदले में मैक्स यान का मुख्य हिस्सा ढूंढने में उसकी मदद करेगा। हालांकि ऐसा करने से मेयर बेन के सामने हैरी की काफी बेइज्जती होती है, लेकिन उसके पास दूसरा रास्ता भी नहीं होता। इसके बाद दोनों चुपके से स्कूल में घुस जाते हैं। वहां से वे काफी सारा सामान चुरा लेते हैं ताकि एक बड़ा दूरबीन बना सके। उधर सेना के अड्डे पर डेविड को एक बड़ा सुराग मिलता है। उसे पता चलता है कि हैरी का अंतरिक्ष यान उन प्राचीन वस्तुओं से बिल्कुल मिलता जुलता है जो 3000 साल पुरानी एक रहस्यमय सभ्यता के खंडहरों से मिली थी। वो सभ्यता अचानक गायब हो गई थी। ये देखकर डेविड एक खतरनाक निष्कर्ष निकालता है। उसे लगता है कि शायद ये एलियंस धरती पर इंसानों का विनाश करने आए हैं। हालांकि उसकी सोच पूरी तरह सही नहीं होती, लेकिन नतीजा हैरानी की बात है कि बिल्कुल सही होता है। बेशक हैरी अभी भी नहीं जानता कि उसके मिशन की सच्चाई तक लोग पहुंचने लगे हैं। उधर हैरी और मैक्स अपनी बनाई हुई दूरबीन से बर्फीले पहाड़ों को देख रहे होते हैं। तभी उन्हें दूर एक हरी रोशनी दिखाई देती है। हैरी तुरंत समझ जाता है कि यही उसके यान का मुख्य हिस्सा है। आखिरकार उसकी तलाश खत्म हो चुकी थी। लेकिन मैक्स उसे चेतावनी देता है कि वो इलाका बेहद खतरनाक ग्लेशियरों से भरा हुआ है, मगर हैरी उसकी एक नहीं सुनता। संयोग से एस्टा और डार्सी ये सब देख लेती हैं। मैक्स से उन्हें पता चल जाता है कि हैरी उस खतरनाक ग्लेशियर की तरफ जा रहा है। दोनों बिना समय गंवाए स्नोमोबाइल लेकर उसके पीछे निकल पड़ती हैं। काफी तलाश के बाद हैरी आखिरकार मुख्य हिस्सा ढूंढ लेता है। जैसे ही वो उसे अपने हाथ में लेता है, उसे अपने अंतरिक्ष यान पर दोबारा नियंत्रण मिल जाता है। लेकिन इसी बदलाव को सेना के उपकरण भी पकड़ लेते हैं। वे तुरंत हैरी की सही लोकेशन का पता लगा लेते हैं। कुछ ही देर बाद एस्टा और डार्सी भी उसे ढूंढ लेती हैं। लेकिन तभी अचानक ग्लेशियर टूटने लगता है और देखते ही देखते तीनों नीचे गहराई में जा गिरते हैं। जब हैरी को होश आता है तो वो खुद को बर्फ के नीचे दबा हुआ पाता है। उसका शरीर बुरी तरह फंसा हुआ होता है, जबकि यान का मुख्य हिस्सा उससे थोड़ी ही दूरी पर पड़ा होता है। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। अचानक बर्फ का एक बड़ा हिस्सा टूट जाता है और हैरी के साथ एस्टा भी नीचे की तरफ लुढ़कने लगती है। इस हादसे में हैरी बुरी तरह घायल हो जाता है। उसके शरीर से नीले रंग का खून बहने लगता है। ये देखकर एस्टा स्तब्ध रह जाती है। उसी पल उसे हैरी की असली पहचान का पता चल जाता है। अब उसके सामने सच साफ था। हैरी इंसान नहीं बल्कि एक एलियन था। ये सच्चाई स्वीकार करना एस्टा के लिए आसान नहीं होता, लेकिन जब उसे हैरी के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं तो वो एक फैसला करती है। वो उसकी मदद करेगी। हैरी उसे बताता है कि उसका शरीर काफी हद तक इंसानों जैसा ही है, लेकिन अगर जल्दी इलाज न किया गया तो ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो सकती है। हैरी बताता है कि उसका इलाज उतना मुश्किल नहीं है। घाव से बहता खून रोकने के लिए बस आग से उसे दागना होगा। लेकिन एक और बड़ी समस्या सामने खड़ी होती है। अगर हैरी को इसी हालत में शहर ले जाया गया तो उसकी असली पहचान सबके सामने आ जाएगी। इसलिए एस्टा फैसला करती है कि वो उसका राज छिपाने में मदद करेगी। हालांकि उसके मन में एक सवाल अभी भी घूम रहा होता है। वो उस असली हैरी के बारे में जानना चाहती थी जिसकी शक्ल हैरी ने अपनाई हुई थी। बेशक हैरी ये नहीं बता सकता था कि उसने असली हैरी को मार डाला था, इसलिए वो झूठ बोल देता है। वो कहता है कि उसे उस आदमी के बारे में कुछ नहीं पता। उसे बस जमीन पर पड़ी उसकी मृत त्वचा मिली थी और उसी से उसने ये रूप बना लिया। एस्टा उससे और सवाल नहीं करती। वो उस पर भरोसा करने का फैसला करती है। लेकिन तभी उसे एक और डरावनी बात दिखाई देती है। हैरी का चेहरा धीरे धीरे अपने एलियन रूप में बदलने लगता है। साथ ही उसे तेज बुखार भी चढ़ने लगता है। लगता था कि उसका शरीर अब इंसानी रूप को संभाल नहीं पा रहा था। अगर जल्द इलाज नहीं हुआ तो वो यहीं मर सकता था। उधर उनकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद अब डार्सी होती है। वो अभी अभी बर्फीली चट्टान से नीचे गिरी थी। उसे लगता है कि शायद अब उसका बचना नामुमकिन है, इसलिए वो अपने फोन पर मरने से पहले आखिरी संदेश रिकॉर्ड करने लगती है। लेकिन तभी उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त एस्टा याद आती है। उसे याद आता है कि जब वो खुद टूट चुकी थी और जीना नहीं चाहती थी, तब एस्टा ने ही उसे संभाला था। हर मुश्किल समय में उसका हौसला बढ़ाया था। यही सोचकर डार्सी फैसला करती है कि वो अपनी दोस्त को यूं नहीं छोड़ सकती। वो दर्द सहते हुए धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। उधर डेविड और लाइजा भी सिग्नल का पीछा करते हुए शहर तक पहुंच चुके होते हैं, लेकिन इलाका बहुत बड़ा था, इसलिए वे यान के पायलट की सही जगह का पता नहीं लगा पाते। इसी बीच उनकी नजर मैक्स द्वारा बनाई गई एक एलियन की तस्वीर पर पड़ती है। उन्हें लगता है कि शायद यही उनकी जांच का सबसे अहम सुराग है, इसलिए वे पहले मैक्स के माता पिता के करीब जाने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे मैक्स तक पहुंचने की योजना बनाते हैं। एक दिन जब बेन और उसकी पत्नी अकेले समय बिताने के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं तो केट बाथरूम की तरफ चली जाती है। उसी दौरान लाइजा उससे बात करने पहुंच जाती है, लेकिन हैरी को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि सेना उसके इतने करीब पहुंच चुकी है। वो अभी भी एस्टा के साथ बातचीत कर रहा होता है। वो उसे अपने हजारों साल पुराने अनुभवों के बारे में बताता है, साथ ही धरती पर बिताए समय के दौरान इंसानों के बारे में बने अपने विचार भी साझा करता है। हैरी बताता है कि कई बार एलियंस ने इंसानों की मदद की थी, लेकिन हर बार इंसानों ने उनसे डरकर उन्हें ठुकरा दिया। तभी डार्सी भी किसी तरह ऊपर तक पहुंच जाती है। वो एक रस्सी नीचे फेंकती है और हैरी तथा एस्टा को ऊपर खींच लेती है। अपनी पहचान छिपाने के लिए हैरी खुद को पूरी तरह ढक लेता है, इसलिए डार्सी को उस पर ज्यादा शक नहीं होता। लेकिन इसके बाद मामला और अजीब हो जाता है। एस्टा उसे सीधे घर जाने के लिए कह देती है और खुद हैरी को लेकर दूसरी दिशा में निकल जाती है। डार्सी के मन में गुस्सा और शक दोनों पैदा हो जाते हैं। इसके बाद एस्टा हैरी को अपने पिता के रेस्टोरेंट में ले जाती है। बहुत
समझाने के बाद वो अपने पिता को हैरी का असली एलियन रूप दिखाती है। खुशकिस्मती से उसके पिता हैरी पर भरोसा करने का फैसला करते हैं, लेकिन हैरी की हालत लगातार बिगड़ रही होती है। आखिरकार एस्टा के पिता खुद उसका ऑपरेशन करते हैं और उसकी बुरी तरह सड़ चुकी टांग काट देते हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो जख्म पूरे शरीर में फैल सकता था। कुछ समय बाद जब हैरी दोबारा होश में आता है, उसकी प्रजाति की खास क्षमता की वजह से उसकी कटी हुई टांग धीरे धीरे दोबारा उगने लगती है। अब हालात पहले से बेहतर होने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एस्टा द्वारा हैरी की पहचान छिपाने की कोशिश डार्सी के शक को और बढ़ा देती है। वो एस्टा से बार बार पूछती है कि पिछली रात वो अकेले क्यों लौट आई थी, लेकिन उसे कोई साफ जवाब नहीं मिलता। हालांकि डार्सी को पहले से अंदाजा था कि ऐसा ही होगा, इसलिए वो खुद सच पता लगाने का फैसला करती है। उधर हैरी को बिल्कुल खबर नहीं होती कि अब पहले से कहीं ज्यादा लोग उस पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि इस समय उसके सामने एक और बड़ी समस्या खड़ी थी। यान का मुख्य हिस्सा ग्लेशियर में गिरकर क्षतिग्रस्त हो चुका था और तभी मैक्स वहां पहुंच जाता है। मैक्स को जैसे ही पता चलता है कि हैरी ग्लेशियर में गिर गया था, वो बहुत घबरा जाता है, लेकिन हैरी को सही सलामत देखकर उसकी जान में जान आ जाती है। जब उसे पता चलता है कि हैरी को अपने यान के हिस्से ठीक करने हैं, तो वो उसकी मदद करने की पेशकश करता है। मैक्स बताता है कि एलियन प्रदर्शनी में शायद ऐसी चीजें मिल सकती हैं जो काम आ जाए। हैरी मानता है कि वहां सचमुच एलियंस से जुड़ी काफी चीजें मौजूद हैं, यहाँ तक कि उसे एक ऐसे एलियन की तस्वीर भी दिखाई देती है जिसने कभी उससे पैसे उधार लिए थे। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात उसे पता चलती है। उसे सुनने में आता है कि एक महिला के पास एलियन तकनीक का कोई उपकरण है। हैरी फैसला करता है कि उसे वो चीज हासिल करनी ही होगी, क्योंकि उसके यान के मुख्य हिस्से की मरम्मत के लिए उसकी जरूरत पड़ सकती थी। लेकिन जब वो उस महिला तक पहुंचता है तो सच्चाई कुछ और ही निकलती है। जिस चीज को एलियन उपकरण समझा जा रहा था, वो सिर्फ उसकी त्वचा में फंसी हुई पेंसिल की नोक होती है। इससे हैरी को कुछ भी हासिल नहीं होता, उल्टा वो खुद और बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। दरअसल प्रदर्शनी का आयोजक भी मैक्स की तरह एक खास क्षमता रखता था। वो लोगों के असली रूप देख सकता था, इसलिए उसने तुरंत हैरी का भेद जान लिया। अपनी पहचान खुलती देखकर हैरी घबराकर एक कमरे में जा छिपता है। वहां मौजूद आदमी को एलियंस में बहुत दिलचस्पी होती है। वो हैरी को धरती की प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े अजीब रहस्य सुनाने लगता है, लेकिन हैरी को इनमें कोई रुचि नहीं होती। उसका पूरा ध्यान सामने रखी फलों की प्लेट पर होता है। कुछ देर बाद वो उस आदमी के पीछे जाता है जो उसका पीछा कर रहा था। तभी उसे पता चलता है कि उसके शरीर में एलियन तकनीक से बना एक ट्रैकिंग चिप मौजूद है। हैरी उसे निकालना चाहता है, लेकिन वो आदमी ऐसा करने से साफ मना कर देता है, क्योंकि 30 साल पहले उसका बेटा एलियंस द्वारा उठा लिया गया था। उसे उम्मीद थी कि शायद यही ट्रैकिंग चिप किसी दिन एलियंस को फिर से उसकी तरफ ले आएगी और शायद वो अपने बेटे से दोबारा मिल पाएगा। उधर डेविड और लाइजा को केट के घर खाने पर बुलाया जाता है। बाकी सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन बेन लगभग चुप बैठा रहता है। सिर्फ डेविड उससे कुछ सवाल पूछकर बातचीत करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ बेन और केट को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उनके सामने बैठे दोनों लोग क्या योजना बना रहे हैं। मौका मिलते ही लाइजा चुपके से मैक्स के कमरे में घुस जाती है। वो वहाँ हर चीज की तलाशी लेने लगती है। इसी दौरान उसे हैरी की कुछ चीजें भी मिल जाती हैं, लेकिन तभी केट उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। हालांकि लाइजा तुरंत एक कहानी बना लेती है। वो कहती है कि डेविड की तबीयत ठीक नहीं रहती और उनके कोई बच्चे भी नहीं है, इसलिए वो सिर्फ मैक्स के बारे में जानना चाहती थी। केट उसकी बात पर यकीन कर लेती है, यहाँ तक कि वो कहती है कि मैक्स के लौटने पर वो उसे कुछ दिन उनके घर भी रहने देगी। उधर जब मैक्स घर लौटकर अपना कंप्यूटर चालू करता है तो उसे एक चेतावनी वीडियो दिखाई देता है। वीडियो देखकर उसे पता चलता है कि हैरी ने उसे जो एलियन उपकरण दिया था वो किसी महिला ने चुरा लिया है। दूसरी तरफ डार्सी पूरे दिन एस्टा से संपर्क करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। साथ ही दोस्तों से मिली कुछ बातों की वजह से उसे डर लगने लगता है कि शायद एस्टा के साथ कुछ बुरा हो गया है। चिंता में डूबी डार्सी अकेले हैरी के घर पहुंच जाती है। वहां उसे तहखाने में रखा फ्रीजर बंद मिलता है। वो मास्टर चाबी की मदद से उसे खोल देती है। फ्रीजर के अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे वहां एक लाश दिखाई देती है। कुछ ही देर बाद डार्सी की शिकायत माइक तक पहुंच जाती है। वैसे भी इतने छोटे शहर में कुछ ही दिनों के अंदर कई हत्याएं हो चुकी होती हैं, इसलिए माइक तुरंत उसके साथ हैरी के घर पहुंचता है। लेकिन वहां पहुंचकर दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि हैरी आराम से घर के बाहर खड़ा होता है। डार्सी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो भागकर फ्रीजर तक जाती है, लेकिन तब तक हैरी लाश को छत पर छिपा चुका होता है। फ्रीजर पूरी तरह खाली होता है। माइक जबरदस्ती डार्सी को वहां से ले जाता है, लेकिन डार्सी अब भी अपनी बात पर अड़ी रहती है। उसी दौरान एस्टा आकर उसे छुड़वाती है। फिर डार्सी उसे पूरी घटना बताती है। वो कहती है कि हैरी के तहखाने में बिल्कुल उसी जैसा दिखने वाला एक शव पड़ा था, लेकिन एस्टा को लगता है कि उसकी दोस्त नशे में है और गलत देख रही है। उधर हैरी समझ जाता है कि अब ये लाश उसके लिए खतरा बन चुकी है, इसलिए वो तय करता है कि मुख्य हिस्सा ठीक होते ही वो इस शव को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लेकिन ऐसा सोचते समय उसके मन में अजीब झिझक पैदा होती है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं मुख्य हिस्सा सक्रिय होने के बाद वो पूरी मानव जाति का विनाश न कर दे। धीरे धीरे इंसानी भावनाएं उसके अंदर घर कर चुकी थीं। अब उसके भीतर उम्मीद, दया और दूसरों की रक्षा करने जैसी भावनाएं भी जन्म लेने लगी थीं। फिर भी आखिरकार वो इस खतरे को खत्म करने का फैसला करता है। इस दौरान वो एस्टा की कॉल को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। उसे नहीं पता होता कि कुछ समय पहले लिव को एक जूता मिला है। उस जूते का आकार उस कटी हुई टांग से मेल खाता था
जो झील से मिली थी। इसी वजह से लिव और माइक अब उस मामले की दोबारा जांच शुरू करने की तैयारी कर रहे होते हैं। उधर एस्टा की नजर भी उस जूते पर पड़ती है। उसे तुरंत एहसास होता है कि उसका आकार बिल्कुल हैरी के पैर जैसा है। पहले से मौजूद तमाम शक और सुरागों को जोड़कर अब उसे यकीन होने लगता है कि हैरी की असली पहचान एक कातिल की है। दूसरी तरफ मैक्स को जैसे ही चोरी हुए एलियन उपकरण वाला वीडियो मिलता है, वो तुरंत हैरी को चेतावनी देने निकल पड़ता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि लाइजा इसी मौके का इंतजार कर रही थी। वो अपनी गाड़ी लेकर चुपचाप मैक्स का पीछा करने लगती है। खुशकिस्मती से सारा समय रहते वहां पहुंच जाती है, जिसकी वजह से लाइजा की निगरानी करने की योजना नाकाम हो जाती है। इसके बाद मैक्स और सारा सीधे एस्टा के पास जाते हैं। वो उसे बताते हैं कि हैरी का राज बहुत जल्द खुल सकता है। लेकिन जब मैक्स वापस अपने घर लौटता है तो उसे एहसास होता है कि कोई बाहर से उस पर नजर रख रहा है। घबराकर वो और सारा घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी डेविड और लाइजा उन्हें पकड़ लेते हैं। दोनों जांचकर्ता लगातार एलियंस के खतरे के बारे में बातें कर रहे होते हैं और उनकी बातें केट भी सुन लेती है। अचानक लाइजा बंदूक निकाल लेती है। वो सबको धमकाती है और मैक्स अब सारा को एक कमरे में बंद कर देती है। उसी समय बेन भी घर लौट आता है। जैसे ही वो ये सब देखता है, उसके अंदर का गुस्सा फूट पड़ता है। अपने परिवार की रक्षा के लिए बेन और केट पूरी ताकत से मुकाबला करते हैं। वो घर में रखी हर चीज को हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं और आखिरकार डेविड और लाइजा को घर से बाहर भगा देते हैं। कुछ देर बाद शेरिफ माइक वहां पहुंचता है। पूरी बात सुनने के बाद वो बेन और केट की बहादुरी की तारीफ करता है, लेकिन दूसरी तरफ डेविड और लाइजा हार मानने वालों में से नहीं थे। वो मैक्स की बातों के आधार पर ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि एलियन शहर का डॉक्टर है। हालांकि वो गलत डॉक्टर तक पहुंच जाते हैं और हैरी की जगह ईथन को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन तभी एक गुप्त सैन्य एजेंसी के लोग वहां आ पहुंचते हैं। वो ईथन को डेविड के हाथों से छीन लेते हैं। इतना ही नहीं, उनका इरादा मिशन पूरा होने के बाद ईथन को खत्म करने का भी होता है। खुशकिस्मती से उसी समय कुछ बच्चे वहां से गुजर रहे होते हैं, इसलिए वो अपना इरादा बदल देते हैं। लेकिन इस पूरी घटना से डेविड बुरी तरह टूट जाता है। उधर हैरी काफी देर से एस्टा की कॉल का जवाब नहीं दे रहा होता, इसलिए एस्टा सीधे उसके घर पहुंच जाती है। वहां वो उससे एक सीधा सवाल पूछती है, क्या उसने सच में असली हैरी को मार डाला था? इस बार हैरी झूठ नहीं बोलता, वो सारी सच्चाई मान लेता है, लेकिन उसे किसी तरह की सहानुभूति नहीं मिलती। उल्टा एस्टा गुस्से में उसे कहती है कि वो अपनी दुनिया में वापस चला जाए। ये सुनकर हैरी के अंदर एक अजीब एहसास पैदा होता है। उसकी आंख के कोने से एक आंसू निकल आता है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या है, लेकिन वो खुद को बेहद बेचैन और दुखी महसूस करता है। उसी पल वो एक बड़ा फैसला कर लेता है। वो यान के मुख्य हिस्से का सक्रियण बटन दबा देता है। अब पूरी मानव जाति के विनाश में सिर्फ 90 मिनट बचे होते हैं। हैरी को लगता है कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसके बाद वो सीधे उस सैन्य अड्डे की तरफ निकल पड़ता है जहां उसका अंतरिक्ष यान रखा होता है। मुख्य हिस्से की ताकत की बदौलत वो पल भर में सभी सैनिकों को बेअसर कर देता है। फिर वो अपने अंतरिक्ष यान में सवार हो जाता है और धरती छोड़ने की तैयारी करने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि एस्टा और मैक्स उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच चुके हैं। दुर्भाग्य से सैनिक दोनों को पकड़ लेते हैं और हैरी को बाहर निकालने के लिए उन्हें बंधक बना लेते हैं। फिर भी वो हैरी की पूरी ऊर्जा ढाल को भेद नहीं पाते। इसी दौरान हैरी को एक सच्चाई का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि वो प्यार करने लगा है। वो उस इंसान को चोट नहीं पहुंचा सकता जिससे वो प्यार करता है, इसलिए वो एक नया फैसला करता है। वो मुख्य हिस्से को लेकर अपने अंतरिक्ष यान में बैठता है और धरती से दूर अंतरिक्ष की ओर उड़ जाता है। उसका इरादा उस हिस्से को अंतरिक्ष में विस्फोट करने का होता है ताकि मानव जाति बच जाए और वो खुद हमेशा के लिए धरती छोड़ सके। लेकिन हैरी को ये बिल्कुल पता नहीं होता कि मैक्स चुपके से उसके यान में घुस चुका है और इसी रहस्य के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है।